हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। एक बार फिर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में परेशानी आ रही थी, तो इसलिए मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ मेरी वीडियोस। तो उसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक फीमेल बॉडी, जो कि एक छोटी बच्ची की बॉडी होती है, वो कैसे प्यूबर्टी क्रॉस करती है और फिर कैसे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज का वीडियो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में दो साइकिल चलती है एक साथ। पहली साइकिल होती है ओवेरियन साइकिल और दूसरी होती है यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में जो ओवरीज है उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं और यूटेराइन साइकिल में यूट्रस में चेंजेस होते रहते हैं। तो जो ओवेरियन साइकिल है उसमें क्या होगा कि जो ओवरीज है, ओवरीज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ओवम बन रहा है। तो ओवम अपने आप एकदम से तो नहीं बन जाएगा। ओवम में क्या होगा, पहले फॉलिकल्स होंगे, वो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, फिर वो फॉलिकल्स के अंदर oocyte बनेगा और इस सब काम में टाइम लगेगा, इनको मैच्योर होने में वक्त लगेगा। वही क्या है, ओवेरियन साइकिल है। फिर है यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल में क्या है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग्स है वो किस तरीके से चेंज होती है, कभी थिक कभी थिन, तो कभी उनमें से शेड होने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो है एक साथ किस किस तरीके से कब कब चेंज हो रही है, वही हम यूटेराइन साइकिल में जानेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली पढ़नी है कि एक साथ कोलेटरली ये कैसे काम करती हैं, हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हो रहा है। हमें पता चलना चाहिए ना कि आखिर ये दोनों साइकिल्स कैसे रेगुलेट हो रही हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH। इसका मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करवाता है। पहला होता है FSH, दूसरा होता है LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स पे काम करता है और ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। फिर जो LH है वो भी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा के ओव्यूलेशन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है और उसका डेवलपमेंट कराता है आगे। यह हम लोग कहना चाहिए चेंज करवाता है उसके स्ट्रक्चर में। तो अब ये जो है FSH और LH, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने अपने काम कर दिए। लेकिन जब ओवरी और कॉर्पस ल्यूटियम है तो वो अपने अपने कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे। और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ओवरीज से जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनसे क्या क्या रिलीज होगा, उनसे रिलीज होगा एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ये दो रिलीज होते हैं फॉलिकल्स से। इसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उससे रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, चारों। तो ये हार्मोन्स अलग अलग क्या काम करते हैं ये हम समझते हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है क्या करना, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना। इसके अलावा फॉलिकल्स के डेवलपमेंट कराने के अलावा वो क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको डेवलप कराता है। जैसे कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है, कोलेस्टेरॉल को बॉडी से कम करवाता है। फिर बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन के साथ मिलके यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। किसके इम्प्लांटेशन के लिए,
फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए। फिर इसके बाद ये एक और काम करवाता है, एलएच को कम करवाता है। क्यों एलएच को कम करवाता है? क्योंकि ओव्यूलेशन तो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एलएच की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, तो जेएनआरएच और एलएच के लेवल्स को कम करवाता है। रिलैक्सिन, उसके नाम से ही क्या जाहिर हो रहा है कि वो रिलैक्स करवाता है। किसको? यूटेराइन मसल्स को। जब प्रेगनेंसी में जब लेबर पेन होता है तो उस वक्त उन मसल्स को क्या करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी ओवर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो उस वक्त रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर रिलैक्सिन यूज़ होता है। फिर इसका एक और काम है, ये सर्विक्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फिर इनहिबिन, इनहिबिन का क्या काम है? इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि अब जब फॉलिकल का वो डेवलपमेंट हो चुका है तो एफएसएच रिलीज़ हो गया, क्या करेगा? तो उस वक्त एफएसएच का रिलीज़ बंद करवाता है। अब हम बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट है फेजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब कौन कौन सी फेज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में? तो वो है आपकी, फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़, दूसरी है प्री ओव्यूलेटरी फेज़, फिर है ओव्यूलेशन और लास्ट है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। ये किसकी है? ये है ओवरी के साइकिल की, ओवेरियन साइकिल की अलग अलग फेज़। अब हम बात करें, मान लीजिए एक साइकिल जो है वो 28 दिन का हुआ, तो उसकी पहली फेज़ 1 से 5 दिन की है, दूसरी फेज़ 6 से 13 दिन की, ओव्यूलेशन होगा 14th डे और लास्ट वाली 14 से लेकर 28th डे तक। अब इनकी डिटेल्स जानते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है? ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर देखिए शुरुआत में तो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। जब जो है एज काफ़ी कम होती है, मतलब हमको कहना चाहिए जो एम्ब्रियो होता है तब प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद बर्थ के बाद तो वो डेवलपमेंट रुक जाता है। इसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तो वो फिर से फॉलिकल्स जो है डेवलप होना शुरू होते हैं। तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है शुरुआती, तो ज़रूरी नहीं कि पहले ही मेंस्ट्रुएशन के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन जाए। काफ़ी वक्त लगता है सेकेंडरी फॉलिकल बनने में, डेवलपमेंट में टाइम लगता है, तो कई साइकिल्स लग सकती हैं सेकेंडरी फॉलिकल बनने में, कई मतलब 4 से 5। फिर इसके बाद यूट्रस में क्या होता है? उस वक्त यूट्रस में डिस्चार्ज होता है, किसका? ब्लड का। मेंस्ट्रुएशन है ये, है ना। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? 50 से 150 ml ब्लड का डिस्चार्ज होगा, उसके साथ कुछ टिश्यूज़, फ्लूइड, म्यूकस, कुछ सेल्स। इस वक्त सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलता है, और इस वक्त क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स एकदम डिक्रीज हो जाते हैं, और एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो है वो 2 to 5 mm सिर्फ रहता है। तो ये सारी चीज़ें कब है? जब जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन फेज़ में चल रही होती है तब। अभी जो नेक्स्ट फेज़ है वो है प्री ओव्यूलेटरी फेज़। प्री ओव्यूलेटरी फेज़ का मतलब क्या हुआ? जब 5th डे के बाद, यानी 6th से लेकर 13th डे तक की कहानी हो तब। ओव्यूलेशन के पहले मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज़। इसमें ओवरीज में क्या चेंजेस आएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो सीक्रेट करना शुरू कर देंगे, किसको? एस्ट्रोजन को और इनहिबिन को। एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो एक कोई फॉलिकल, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट होगा, वो डोमिनेंट फॉलिकल एफएसएच के लेवल्स को डिक्रीज करेगा, तो उससे क्या होगा? सिर्फ एक ही जो फॉलिकल है वो डेवलप होता रहेगा, और बाकी सारे फॉलिकल्स का क्या होगा? अट्रेसिया। अट्रेसिया यानी वो खुद से ही क्या करेंगे? धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगे, और जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल यानी फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल जो रेडी हो ओव्यूलेशन के लिए, जिसमें कि क्या हो? ओवम हो, oocyte, सेकेंडरी oocyte हो। फिर नेक्स्ट क्या है कि इसी फेज़ में यूट्रस में क्या चल रहा होगा ये जानते हैं। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स हैं वो क्या हो रही होगी? रिपेयर हो रही होगी,
रिपेयर होना क्यों ज़रूरी है? अब क्योंकि हो सकता है भाई इस कंडीशन के बाद जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गया और ओवम रिलीज़ होने वाला हो, तो उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो एंडोमेट्रियम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो उसको एक जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी फर्टिलाइज ओवम को। तो रिपेयर चलता रहेगा। एंडोमेट्रियम में थिकनेस हो जाएगी 4 से 10 मिलीमीटर। और इस जो फेज़ है यूट्रस की, ये जो फेज़ इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? थर्ड वाली फेज़, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी जब रिलीज़ हो कौन? ओवम। ओवम रिलीज़ होगा फॉलिकल के अंदर से, तो वो ओवम को छोड़कर फाइलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो अब इस वक्त क्या हुआ? रप्चर हुआ कौन? ग्राफिन फॉलिकल, और उसमें से निकली सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और LH सिक्रीट होता है और GnRH भी, जिसके वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा LH रिलीज होता है, सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी फेज़। चौथी फेज़ क्या है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, यानी ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? अब ओवरीज में तो निकल आया ओवम, अब क्या होगा आगे? ओवरीज में ओवम निकल गया, यानी वहाँ पे कोई एक रप्चर हो गया, क्योंकि वहाँ से वो रिलीज़ हुआ, तो रप्चर होके रिलीज़ हुआ होगा। तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो बनाएगा सबसे पहले कॉर्पस हेमरेजिकम। उसमें क्या होगा? क्योंकि एक घाव जैसा बन जाएगा, ये वो कंडीशन है। फिर ये घाव धीरे धीरे भरेगा तो वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, जिनके काम हम पहले जान चुके हैं। ये जो फेज़ है वो उसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज़। ये जो ल्यूटियल फेज़ है इसके अंदर क्या होगा? दो कंडीशंस बन सकती है, या तो ओवम फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ। मान लीजिए ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम रिलीज हुआ लेकिन स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक फॉलिकल तो निकल गया, मतलब उसमें से ओवम रिलीज हो गया, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, और अब क्या होगा? एक नया फॉलिकल बनेगा। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और वो डिवाइड होना शुरू हो गया मतलब अब वो क्या करेगा? अब वो जाइगोट बनाएगा। और यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इसमें यूट्रस में, वो एंडोमेट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। थिकनेस 12 से 18 mm तक बढ़ जाती है। तो ये था सारा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है और उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो डाला करूँ, ना कि इतना डिले किया करूँ। और मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।